दोस्तों भारतीय एमका न केवल भारत के लिए बल्कि अब दुनिया के लिए भी एक प्राइम टेक्नोलॉजी बनता जा रहा है। मैंने कुछ ही समय पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, कुल 6 महीने लगभग हो चुके होंगे, कि यूके के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर खासकर डिफेंस क्षेत्र में यूके की कंपनीज ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर चलाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक का आइडिया दिया था कि हमारी कंपनीज भारत के एमका प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो सकती है और भारत की इसमें मदद कर सकती है, ताकि दोनों देश एक साथ मिलकर इसे बड़े पैमाने पर बनाए, इतना प्राइम बनाए कि दुनिया भर के देश इसे इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट ले, ताकि दोनों ही देशों का इसमें बहुत फायदा हो। और ये जो डिफेंस रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में बनेगा, इसका एडवांटेज दोनों ही देशों को काफी लंबे समय तक होता रहेगा। तो कहने का मतलब भारत के डिफेंस क्षेत्र में यकीनन पैसा है। इसी वजह से यूके के इस एक्सपर्ट ने भारत के अंदर इस तरह से इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनीज को आगे से कहा, जबकि भारत ने इसको लेकर कोई भी चीजें नहीं छेड़ी थी। अभी मैं आपको बता दूं कि जापान का भी कुछ इसी तरह का इरादा दिखाई दे रहा है। वो भी भारत के एमका में इंटरेस्टेड है अपना सहयोग करने के लिए। अब वो क्या है, आगे देखिए। मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर को भारत और जापान के बीच में 2+2 की वार्ता होने वाली है, जिसके लिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी ये जाने वाले हैं जापान की यात्रा पर, और वहां पर 2+2 की वार्ता करेंगे, जिसके दौरान डिफेंस के क्षेत्र में और साथ ही इंडो पैसिफिक को लेकर काफी जोर दिया जाने वाला है। लेकिन इससे पहले भारत और जापान के बीच में कुछ वर्चुअल कार्यक्रम हुए, और इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान सबसे बड़ा मोटिव था जापान का भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जापान ने वो अपने मिलिट्री हथियार जो कि पहले वो किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया करता था, वो बैन उसने हटा दिया है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये फैसला पहली बार जापान की तरफ से लिया गया है, और ये बैन हटाया गया है 12 देशों के लिए, जिसमें एक भारत भी आता है। यानी जापान पहले कोई भी अटैकिंग हथियार किसी भी देश को नहीं बेचता था। कोई भी मिसाइल, बंदूक की बुलेट या फिर कोई एमिनेशन ले लीजिए या फिर फाइटर जेट ले लीजिए, इस तरह की कोई भी चीज़ दुनिया के किसी भी देश को वो नहीं बेचता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उसने जिस तरह का दंश सहा हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके बाद वो नहीं चाहता था कि इस तरह के हिंसक हथियार किसी दूसरे देश को बेचे जाएं। हाँ, वो डिफेंसिव हथियार जरूर बेचता था, लाइक हेलमेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें वो बेचा करता था, लेकिन वो अटैकिंग वेपन्स किसी भी देश को नहीं देता था। लेकिन सडनली जापान की तरफ से ये बैन हटा दिया गया और इसमें भारत को भी सम्मिलित किया गया, यानी भारत के अंदर भी वो अटैकिंग वेपन्स बेचेगा, इस बात के लिए जोर दिया। तो कई सारी चीजें हमारे मन में उस समय घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर जापान ने पकड़ा है भारत के एमका को, ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि भारत इसके ऊपर अपने तन मन धन से काम कर रहा है। काफी अच्छी डेवलपमेंट भी चल रही है और इसको लेकर काफी आश्वस्त है हम लोग, काफी उम्मीदें भी हैं इससे। तो अब बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से ये ऑफर दिया गया है भारत को कि क्यों ना हम इसके अंदर सहयोग करें, और जो जो कंपोनेंट, जो जो टेक्नोलॉजी इसे स्टेल्थ बनाने के लिए या इसे हाईटेक बनाने के लिए भारत डेवलप कर रहा है, उसमें सहयोगी बना जाए जापान द्वारा। और जापानीज टेक्नोलॉजी आपको पता है, वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो चीजें हम लोग विदेशों से खरीद रहे हैं इसके लिए, जैसे इंजन हो गया या फिर इसकी इजेक्शन सीट ले लीजिए जिसे कि हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें तो अलग कर दीजिए, लेकिन इसकी जो मोस्ट प्रोबेबली चीजें हम लोग भारत में डेवलप कर रहे हैं, उसे बिना किसी दूसरे देश के सहयोग के कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका एईएस रडार सिस्टम ले लीजिए, इसके बाकी के एवियोनिक्स ले लीजिए, इसका मिशन कंप्यूटर ले लीजिए, या और कई सारी हजारों तरह की चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल की जाएंगी, जिसके जरिए एमका बनेगा। वो सारी चीज़ें भारत खुद के बूते डेवलप कर रहा है। उसको डेवलप करने के लिए किसी से भी सहयोग नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जापान अब वही चाहता है कि हम लोग एमका प्रोग्राम में सहयोगी बने, ताकि बीच में उन्हें भी कुछ एडवांटेज हो, और दूसरी बात कि भारत जापान के जो डिफेंस रिलेशनशिप है, इसके जरिए एक नई ऊंचाई पर जाए, एक नई पहचान बने दोनों देशों के लिए, ताकि दोनों का जो मेन दुश्मन है और एक कॉमन दुश्मन है यानी चाइना, उसे काउंटर करना और ज़्यादा आसान हो जाए। बीच में जो इनकम दोनों देशों की होगी वो तो अलग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस क्षेत्र है या डिफेंस मार्केट है, उसमें बहुत स्कोप है, बहुत ज़बरदस्त अवसर है उसके अंदर। तो अगर कोई भी देश ईमानदारी से काम करना चाहे भारत के साथ, तो उसको यकीनन काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। तो वैसे अगर जापान के इस प्रस्ताव के ऊपर गौर किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के बाद जापान ही एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उसने जो कुछ भी कुकर्म करने थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले कर लिए, लेकिन उसके बाद जापान का जो चेहरा दुनिया के सामने आया, यकीनन वो विश्वास लायक है। बाकी दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में जापान भारत के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल फ्रेंड हो सकता है, ये बात हम सभी जानते हैं। वो कुल मिलाकर भारत जैसा ही है। तो अगर इस प्रस्ताव के ऊपर भारत गौर करता है जापान के, तो ये भारत और जापान दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है।
बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या एमका को डेवलप करने के लिए जापान से सहयोग लेना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।